हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजीव कुमार। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जेईई मेंस के जो ऑथेंटिक पेपर्स हुए हैं, ठीक है, उनका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। और आज का जो पेपर रहेगा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉर्निंग शिफ्ट का 22 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। राइट है ना? यहाँ पर ये किसी एक स्टूडेंट का है और मॉर्निंग शिफ्ट का है, 9 to 12 शिफ्ट का। ओके, ये रहेगा। तो आप लोगों का स्वागत है विद्या आराधना एकेडमी में। तो शुरू करते हैं आज का पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो देखिए यहां पर बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट। राइट, क्या बोल रहा है? लेट पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पी क्यू आर if C is the circle with center -1, 1, okay, and throw points PQR, then area of triangle PQR, then area of triangle PQR क्या होगा? ठीक है ना? देखो इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं ना। देखो ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका कुछ ग्राफ ऐसा जाने वाला होगा। देखें, ठीक है। अब ये वर्टेक्स हमें नहीं पता है क्योंकि ये पैराबोला आपको क्वाड्रेटिक वाला दे रखा है और यहाँ पर पी अननोन है, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि इसका वर्टेक्स क्या हो रहेगा। ठीक है, तो देखें मैं यहां पर ड्रॉ कर ले रहा हूं। मान लो ये मेरा वाई एक्सिस है। कैसे होगा? ओके, देखो मैं थोड़ा दोबारा ड्रॉ करते हैं। देखो बच्चों, ये रहेगा हमारा पैराबोला, अपवर्ड फेसिंग हो गया। और यहां पर देखें, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 डालता हूं पैराबोला में, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? -3 मिल जाएगी। ठीक है ना? तो y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? 0, -3 पे कट कर रहा है। ठीक है, तो y एक्सिस के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, ये नीचे वाला पॉइंट हमें नहीं पता है कहां पर रहेगा। ठीक है ना? अब यहां पर ये कट कर रहा है, ये पॉइंट है 0, -3 ऐसा। अब यहां पर x एक्सिस होगी कहीं पे भी, लेट दिस इज x एक्सिस। ओके, अब देखें बच्चों आगे क्या कहना चाह रहा है। देखो ना, यहाँ y की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ x की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। अब देखें, ये बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को पी क्यू आर पे कट करता है। ठीक है ना? तो मान लो ये पॉइंट हो गया आपका p और ये रहेगा q और ये हो जाएगा आपका r, ऐसे हो जाएगा। अब एक सर्कल है जिसका सेंटर है -1, ओके, -1, बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, आप मान लो तो एक सर्कल ऐसे पास करेगा बेटा इन तीनों पॉइंट से। बैक कहां से जाना होगा? प्रॉब्लम आ रही है। चलो देख लो, यहां से ना एक सर्कल पास करेगा ऐसा कोई ना, ये भी इस पॉइंट से भी सर्कल पास कर जाएगा, ऐसा एक सर्कल पास करेगा। उसका सेंटर दे रखा है -1, तो देखो ना हमें क्या मिल जाएगी? सर्कल की रेडियस मिल जाएगी। सर्कल का सेंटर -1 है यहाँ पर, तो सर्कल की रेडियस मिल जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ठीक है ना? मान लो सर्कल का सेंटर C है तो मैं CQ निकाल सकता हूं और जो CQ होगा वो सर्कल की रेडियस होगी। ठीक है, तो सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी? यहाँ पर x2 - x1 यानी कि 1 और y2 - y1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, जिसका स्क्वायर 4 हो जाएगा और रेडियस कितनी आ जाएगी यहाँ पर? √5। अब देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं हम। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख रहे हैं x - 1 तो -1 हो जाएगा एंड y -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। ये बच्चों सर्कल है। अब देखो ये सर्कल आपका P और R पॉइंट से भी पास कर रहा है और P और R पॉइंट लाई कर रहा है आपके x एक्सिस पर। ठीक है ना? क्वेश्चन ने बोला है साफ साफ कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये अब देखो मुझे पॉइंट चाहिए P और R, तो P और R निकालने के लिए सिंपली इसमें y की वैल्यू 0 पुट कर दो क्योंकि सर्कल यहाँ पर x एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहां जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये देखो ये बन जाएगा आपका x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ना यहाँ 1 बचेगा, इधर बच जाएगा 4। तो यहां से x + 1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो ±2 रहेगी। अब देखो +1 लेंगे यहाँ पर तो इधर से तो क्या मिल जाएगा आपको? 1। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 1, 0। अब देखें जब माइनस लूंगा तो यहां से ये पॉइंट मिल जाएगा -3, 0 ऐसा। ओके, अब देखें मैंने x एक्सिस पर पॉइंट निकाल लिया, यानी कि पी क्यू आर ही तो चाहिए ना मुझे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था, कितना सिंपल हो गया ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। देखो बच्चों
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है भाई, चल क्यों नहीं रहा है, ओहो हो प्रॉब्लम कर रहा है। देख लो बच्चों, इधर लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 स्टेयर मेथड लगा दो, ठीक है ना। मेरे पास पहला पॉइंट है -3,0, एक है 0,-3, थर्ड पॉइंट है 1,0, और जो फर्स्ट टाइम पे लिखा है उसको दोबारा लिख देते हैं स्टेयर मेथड की हेल्प से। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई मैं ऐसे करूंगा, यहां से जब हम सॉल्व करेंगे ना तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा 6 आ जाता है, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल वुड बी 6 ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बड़ा सिंपल था, हम क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट निकालना है, रेडियस निकल गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाला है और उसके अकॉर्डिंगली हमने बहुत इजीली पॉइंट फाइंड कर लिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा बच्चों, ये बोल रहा है 2 balls आर सेलेक्टेड एट रैंडम 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, a bag containing 4 white balls, 6 black balls, okay, if the probability that the first selected ball is black given that second selected ball is black is also a black, यानी कि फर्स्ट भी है और सेकंड भी है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकाले ब्लैक बॉल आने की, फर्स्ट बॉल ब्लैक आने की, जबकि सेकंड बॉल ऑलरेडी ब्लैक आ चुकी है। तो ये तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन जैसा दिख रहा है, सीधा सीधा, ओके। और इज m अपॉन n, और m और n क्या है, आपके को प्राइम नंबर्स होंगे। m और n का जो जीसीडी दे रखा है वो 1 है, इसका मतलब m और n को प्राइम्स रहेंगे, m प्लस n निकालना है मुझे। तो देखो सॉल्व करते हैं बेटा, यहां पर सॉल्यूशन करते हैं ना, बोर्ड काम नहीं कर रहा है ढंग से। देखे मेरे पास क्वेश्चन पेपर यहां भी है, तो यहां पे हमें एक बैग दे रखा है, ये रहा बैग, जिसमें 4 व्हाइट है और 6 क्या है, ब्लैक बॉल है, ठीक है ना बेटा। देखो यहां से अगर मान लो मैं यहां से पहली ब्लैक बॉल निकालूं तो फर्स्ट ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/10, टोटल बॉल 10 हो गई और ब्लैक बॉल 6 है, ये फर्स्ट बॉल हो गई। सेकंड बॉल की ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी, मैं ब्लैक निकाल रहा हूं पहले दोनों, सेकंड बॉल, क्योंकि एक बॉल इसमें से आ गई तो एक बॉल कम हो चुकी है, तो टोटल बॉल तो 9 बची है, अब ब्लैक बॉल कितनी बची होंगी, 5। तो ये तो हो गई दोनों ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ब्लैक बॉल, सेकंड बॉल भी ब्लैक बॉल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, यानी कि ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल। अब हमें निकालना है इसका सैंपल स्पेस, कि टोटल क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या पॉसिबिलिटी है कि सेकंड बॉल ब्लैक हो। तो देखो ना, सेकंड बॉल ब्लैक कैसे आ सकती है, कि पहली वाली बॉल व्हाइट आ जाए और दूसरी ब्लैक आ जाए, या फिर क्या हो जाए भाई, पहली ब्लैक आ जाए और दूसरी भी क्या आ जाए, ब्लैक आ जाए, ये हो जाए, सिंपल, ठीक है ना। अब देखो तो पहली बॉल व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/10, और सेकंड बॉल व्हाइट ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6, बचा है ब्लैक बॉल तो 6 है, पर एक बॉल कम हो गई तो कितना बचेगा, 9, प्लस दोनों व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी तो यही हो जाएगी ना, जैसा ये लिखा है 6/10 इंटू 5/9, ये आ जाएगा। देखो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, ये हो गया फेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन जैसा हो गया, बस आपको ये सोचना था। तो ऊपर 6/10 5/9 अपॉन यहां पर लिख रहे हैं 4 इंटू 6/10 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 5/10 इंटू 9। देखो 10 इंटू 9 10 इंटू 9 डिनोमिनेटर में एलसीएम आ रहा है, कट जा रहा है, ऊपर आ रहा है 6 इंटू 5, यहां पर कितना आ जा रहा है भाई, 6 कॉमन आ गया, और ये नीचे 10 हो जाएगा, तो 5 से 2 टाइम्स 6 से 6 गया, कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, 1/2, ठीक है ना। यहां पर कुछ क्या गलती हुई क्या, 6 कॉमन आया और 5 4 9 हो जाएगा ना ये, सॉरी, तभी मैं सोचूं ये क्या हो जा रहा है बेटा, 9, ये 9 हो जाएगा। तो 6 से 6 5/9 आ रहा है ये प्रोबेबिलिटी। अब क्या चाहिए मुझे, m प्लस n चाहिए ना। अब देखो ना इन दोनों का एचसीएफ ऑलरेडी 1 है बेटा, तो 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 ऑप्शन में है, इस पेपर के अकॉर्डिंगली देखें कौन सा ऑप्शन है, थर्ड, इसके अकॉर्डिंग क्या है,
थर्ड ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है x इज इक्वल टू एक्स वाई, ओके, यानी कि x का फंक्शन है इन टर्म ऑफ y, ओके। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, x1 की वैल्यू 1 दे रखी है और x1/2 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारे पास होगा, ओके, सीक्वेंस में ही क्वेश्चन है ना, सेम इसका प्रिंट है। देखिए तो सॉल्व करते हैं, देखिए ना बेटा, यहां देखें आपको ये दे रखा है y² dx प्लस x माइनस 1y इंटू डी वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, यहां पर 0 दे रखा है। देखो ना यहां से क्या करना है, सिंपल है ये बड़ा। आप पहले क्या करें, देखो ना इसको डी वाई से डिवाइड करें, तो डी वाई से जब डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो y², ये dx अपॉन dy आ जाएगा, और प्लस यहाँ बचेगा x माइनस वाई, और dy से तो dy डिवाइड हो गया है ना पूरा इधर भी, तो यहाँ पे तो 0 है ही है। अब देखो ऐसा करते हैं, क्योंकि देखो ना मेरे को ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी नजर आ रही है, तो क्या करो, देखो dx अपॉन dy प्लस ये y² से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर देखो 1y² आ जाएगा, और यहां रहेगा आपका x ऐसा, और जब यहां पर इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ y³ आ जाएगा, और इसको मैं ना राइट साइड में शिफ्ट कर दे रहा हूं, ऐसा लिख दे रहा हूं y³। अब देखो ना ये बन गई आपकी स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास दो तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एक होती है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, ठीक है ना। यहां पर जो q होगा, अगर dy/dx है तो ये y आएगा यहाँ पे ना, और यहाँ q होता है, और q जो होगा वो वेरिएबल होगा, किसका, या तो कांस्टेंट होना चाहिए या x का वो टर्म होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका उल्टा करें हम बात, तो dx अपॉन dy जो होता है उसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, r इंटू एक्स इज इक्वल टू r इंटू एक्स इंटू इज इक्वल टू s, ये हो गया। देखो ना यहाँ पर dx अपॉन dy है, तो यहाँ पर देखो ना x का टर्म आता है, और इज इक्वल टू s होता है। s या तो कांस्टेंट रहने चाहिए, या फिर अब ये जो वेरिएबल है यहाँ देखो डिनोमिनेटर में किसके रिस्पेक्ट में, y के में, तो यहाँ y का वेरिएबल आना चाहिए, वेरिएबल में आना चाहिए, और ये भी y का होना चाहिए, ऐसा आप देख सकते हो। देखो यहाँ भी y का टर्म है, यहाँ भी y का टर्म है, ठीक है। सेम यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ओके। तो हम क्या ऐसे सॉल्व करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बेटा बाई मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर आएगा, और यहाँ पर x के साथ है, x के साथ क्या है 1y² और इसका y के रिस्पेक्ट में ही करेंगे हम इंटीग्रेट, क्योंकि ये y है। अगर यहाँ पर ये वाला होता तो यहाँ पर x वाला टर्म आता और x के रिस्पेक्ट में करते। अब देखो इसका इंटीग्रेशन y की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -2 और इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो -2 + 1 करेंगे ना, तो y की पावर कितना हो जाएगा, -1 अपॉन -1, ओके, ये हो जाएगा। और ये सब किसकी पावर है, e की पावर बैठा हुआ है, तो ये देखो कहीं ना कहीं e की पावर -1 अपॉन y आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना, माइनस यहाँ लग जाएगा, इसको 1 अपॉन y। हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू यहां पर क्या है dx अपॉन dy और 1y² इंटू x, और इधर भी आ जाएगा, क्या रहेगा आपका e की पावर -1y इंटू 1y³ ऐसा रहेगा ना ये। अब देखो ना हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ, तो यहां इंटीग्रेट करेंगे और यहां भी इंटीग्रेट करेंगे, ओके, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के में। देखो यहां जो इंटीग्रेशन आता है लेफ्ट साइड में वो फिक्स है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्या आ जाएगा, यहां पर x आ जाएगा, और अगर वो फर्स्ट वाला फॉर्म था तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y आ जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ना मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये आया, मैं सिंपली आपसे ये बोल रहा हूं कि इसको डिफरेंशिएट करो, ये मिल जाएगा आपको, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो राइट साइड हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। अब राइट साइड सॉल्व करने के लिए देखो ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, तब जाके होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये लिखा है आपका 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन y हो जाएगा,
और देखो ना वाई क्यू को भी मैं ऐसे लिख दे रहा हूं वाई इंटू वाई स्क्वायर, उसका रीजन मेरे को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। मैं देखो अगर 1/y को क्या ले लू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1/y, -1/y dy इज इक्वल टू dt हो जाएगा ना, ये ऐसा, ठीक है ना। तो देखो ये वाई स्क्वायर होना चाहिए था ना, वाई स्क्वायर, तो और तो 1/y स्क्वायर किस में चला जाएगा -dt में, तो यहां आ जाएगा एक तो माइनस, ठीक है, ये आ गया, ये हो गया 1/e⁻t ऐसा, ओके। और क्या रहेगा, और क्या रहेगा, यहां पर आ जाएगा आपका 1/t की जगह 1/y, ये बच रहा है आपका ये वाला, तो यहां पर आ जाएगा t, ये आ गया t, मैंने ऐसे लिख दिया, अब ये dt है, ठीक है ना। अब देखो इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये e⁻t है ना, यहां पर ऊपर जाके e⁻t ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको ना, -t इंटू e⁻t और dt ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या होगा, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे एज इट इज रहेगा यहाँ पर t, और सेकंड जो फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻t का -t, और देखो यहाँ -t हो रहा है तो माइनस का और करना पड़ेगा, तो यह -1 और आ जाएगा, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन। यहाँ पर पहले t का डेरिवेटिव करेंगे वो 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे e⁻t हो जाएगा, और -t का डेरिवेटिव -1, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और फिर इसका फर्दर क्या होगा, इंटीग्रेशन होता है ना यहाँ पर। तो देखें ये क्या मिल जा रहा है आपका, इसकी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखो प्लस हो जाएगा, ये पहले तो जाके t e⁻t हो जा रहा है ऐसा, और यहाँ क्या मिल जा रहा है हमें, यहाँ देखो इसका इंटीग्रेशन e⁻t आएगा ना, सिंपली माइनस और आ जाएगा, ये आ गया आपका, ओके। और ये माइनस आया तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, यहाँ पर कर देगा प्लस, क्योंकि ये माइनस आएगा, ये आ जा रहा है अब आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया t e⁻t प्लस e⁻t ना, ये लिखा ही हुआ है। अब देखो ना इसमें अब कुछ करना नहीं है बहुत ज्यादा, बहुत इजीली अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर हमारे पास लिखा ही हुआ है e⁻1/y इंटू एक्स लिखा है। देखो यहाँ आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, x1 इज इक्वल टू 1, यानी कि क्योंकि फंक्शन ये y का है, तो जब y की वैल्यू 1 डालोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी, तो y की वैल्यू 1 डालो, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अच्छा यहाँ पर रिप्लेस और कर ले रहे हैं, यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर लेंगे, t को इन टर्म ऑफ y लिख देंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट और आएगा c इंटीग्रेशन का, ठीक है ना, वही c निकल आएगा इसकी हेल्प से। y की वैल्यू 1 डाल दो और x की वैल्यू क्या पुट कर दो, यहाँ पर 1 पुट कर दो, और t रिप्लेस करने के बाद ना तब करना है, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो इससे जो ऑप्शन मिलेगा आपको 3 - e आ जाता है ना, बहुत इजीली आएगा क्योंकि यहाँ से फंक्शन मिल जाएगा, और जैसे ही फंक्शन मिलेगा तो वो ना आगे क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि x 1/2 की वैल्यू पूछो, तो वहां जो भी फंक्शन आ रहा है उसमें y की जगह पर क्या पुट कर देना है आपको, 1/2, y की जगह पे 1/2 रिप्लेस करोगे, आंसर मिल जाएगा आपको, तो 3 - e आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ये वाला ऑप्शन रहेगा यहां पर, ये देख लीजिए, देखें जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये बोल रहा है f बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट f ऑफ 0 इक्वल टू 1, f x प्लस वाई f x इंटू f डैश वाई f डैश एक्स f वाई ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो ये तो देखो ना, मैं इसको इधर ही सॉल्व कर दे रहा हूं, ये यहीं पे सॉल्व कर दे रहा है यहाँ पर। देखो इसमें क्या करना है, ये इक्वेशन है, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं आपको, f x प्लस वाई ऐसा लिखा है, ये एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई प्लस एफ डैश एक्स और एफ वाई ऐसा लिखा है। देखो पहला स्टेप देखो ना, इसमें आप क्या करें, पुट कर दें x और y को 0, क्यों कर रहा हूं उसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है ना। ये फंक्शनल इक्वेशन है, सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं, यहाँ 0 यहाँ 0, तो यहाँ बन जाएगा f ऑफ 0, ठीक है, यहाँ 0 f ऑफ 0, यहाँ कितना आ जाएगा f डैश 0, ठीक है। अच्छा यहाँ f डैश 0, यहाँ भी f ऑफ 0 आ जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा ना, 2 टाइम्स हो गया,
अब देखो एफ ऑफ जीरो से ये कट गया 1 टाइम, तो देखो ना यहां से क्या मिल गया मुझे, एफ डैश जीरो की वैल्यू मिल गई मुझे 1/2, ये 2 इधर चला जाएगा डिवाइड में, ये मिल गया मुझे। अब एफ डैश जीरो मुझे मिल गया। अब देखना आगे एफ डैश जीरो, यानी कि मैं कुछ ऐसा सोचूं कि यहाँ पे ये जीरो बन जाए, तो y की वैल्यू जीरो पुट कर लो या x की, तो मैं अभी y की वैल्यू जीरो पुट कर रहा हूं अब इसमें दोबारा, तो पुट y इक्वल टू जीरो और x में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका एफ एक्स, ठीक है ना, फंक्शन ही चाहिए ना। ये क्या बन गया आपका एफ एक्स रहेगा, और यहां पर क्या बन जाएगा एफ डैश जीरो बन जाएगा y की वैल्यू, यहां पर क्या है ये एफ डैश एक्स रहेगा आपका इनटू, और इसकी वैल्यू जीरो, तो एफ जीरो आ जाएगा यहां पर ऐसा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब देखो एफ जीरो की वैल्यू क्या दे रखी है 1, ये 1 हो गया, ठीक है। अब एफ डैश एक्स अभी हमने निकाला एफ डैश जीरो 1/2, तो ये तो देखो ना आपका बन जा रहा है 1/2 एफ एक्स, और यहां पर 1/2 आ जाएगा, तो एफ एक्स बाई 2 हो जाएगा, यहां पर एफ डैश एक्स आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, और यहां पर क्या दे रखा है आपको एफ एक्स। तो इनको ना एक साइड में ले लेते हैं, तो इधर लेंगे इसको, तो ये बन जाएगा आपका एफ एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब देखो ये एफ डैश एक्स है, समझ रहे हैं आप लोग, कलर चेंज करते हैं इसका, देखें भाई ये हम इसको लिख सकते हैं y, और ये क्या है dy ओवर dx, तो y अपॉन 2 लिखा है और राइट साइड में लिखा है dy ओवर dx। अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, y का टर्म इधर है तो इस y को इधर भेज दें, तो देखो ना मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, इधर घुमा के भी लिखूंगा, तो 1/y dy बन जाएगा, 2 को इधर भेज दें और ये इधर जाएगा, ठीक है ना, देखो ये इधर, तो यहाँ 1/2 क्या बचेगा आपका dx बचेगा, ऐसा हो जाएगा, और घुमा के भी लिख दिया है। अब देखो ना इन दोनों को क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो ना, तो ये तो हो जाएगा y का क्या हो जाएगा ऊपर जाके -1/y² हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा भाई x 1/2 तो बाहर आ जाएगा, तो x/2 हो गया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे हम c, ये लगा लेते हैं यहाँ पर। अब देखो फिर से यहाँ पर फंक्शन में x की वैल्यू 0 दे रखी है, तो y की वैल्यू क्या जा रही है 1, तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे ये 0, y की वैल्यू क्या है 1, ठीक है ना। तो यहां से y की वैल्यू क्या जा रही है 1 आ जा रही है, तो ये c की वैल्यू जो मिल जा रही है मुझे मिल जा रही है -1, ठीक है ना, c की वैल्यू -1 मिल गई, तो ये क्या रहेगा, मेरे को ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा, ओहो इसमें ये प्रॉब्लम है, चलो इधर लिखते हैं। तो क्या मिल गया भाई मुझे मिल जा रहा है -1/y² इज इक्वल टू x/2, और यहां क्या मिल गया है -1 मिल गया है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है आगे, देखते हैं आगे क्या बचा है इसमें। ठीक है ना, कोई मिस्टेक, वाई एफ डैश 0 1/2 आ गया, x की वैल्यू 0 डाली मैंने, तो ये आ गया अपना, ठीक है। c की वैल्यू, अच्छा ये थोड़ा गलत हो गया ना, यहाँ देखो ना, मैं तभी सोचूं ना आंसर कैसे ऐसा अजीब सा लग रहा है, देखो हाँ इंटीग्रेशन करना है ना, 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मैं डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ln y, ओके, ln y इज इक्वल टू ये x/2 प्लस c, वो सही था सब कुछ। यहाँ पर देखो फिर से वही डालेंगे हम वैल्यू, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो 1 c क्या हो गया यहाँ पे 0 ही आ गया, तो ln y इज इक्वल टू मिल गया मुझे, ln y इज इक्वल टू x/2 है, तो यहां से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो e की पावर x/2 आ गया। अब देखो ना यही फंक्शन है ना, इसी को मैं एफ एक्स बोल सकता हूं। अब देखो ना यहाँ पर एफ एक्स की जगह पे n लिखा हुआ है, तो x की जगह पे हम n लिख देंगे ना इसमें, तो x की जगह पे जब n लिखेंगे तो हमारे पास जो fn हो जाएगा वो कितना हो जाएगा e की पावर n/2। अब देखो ना यहाँ पर log ले रखा है, इसका अगर मैं log लूंगा, यहाँ पर log लूंगा, तो ये n/2 आ जाएगा ना, इसकी वैल्यू सॉल्व होके ये आ गया n/2।
यानी कि ये पूरी वैल्यू आ गई n/2। अब मुझे लेना है सिग्मा, तो n/2 है तो 2 तो सिग्मा से बाहर आ जाएगा, सिग्मा n आ जा रहा है और n इज गोइंग फ्रॉम 1 to 100। अब देखो ये कितना है, 100 नेचुरल नंबर का सम है ना, तो 100 नेचुरल नंबर का सम होता है 50-50 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा ना, ये आ गया, ऑप्शन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए यहां पर आपको क्या दे रखा है भाई, बोला है कि जीपीए इंक्रीजिंग, पॉजिटिव टर्म्स हैं और A1 A5 A1 A4 इक्वल टू 29, A6 की वैल्यू चाहिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। देखो ना, जीपी को फर्स्ट टर्म को A मान लो, तो सेकंड टर्म कॉमन रेशियो R मान लो, AR स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ना ये। तो यहां पर सब्सटीट्यूट करते हैं A, तो ये तो हो गया आपका A1 हो गया A5 क्या हो जाएगा, AR की पावर 4 इज इक्वल टू 28। अब देखो इसको थोड़ा समझते हैं ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है। यहां देखो ये दे रखा है आपको AR, क्योंकि A2 है तो AR हो जाएगा, A4 क्या हो जाएगा, AR क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 29। ठीक है ना, देखो यहां पर AR और AR क्यूब दे रखा है। देखो ये भी कहीं ना कहीं ऐसा ब्रेक हो रहा है, R की पावर 4 को मैं ब्रेक कर सकता हूं R इंटू आर क्यूब में, तो यहां पर आ जाएगा आपका AR इंटू AR क्यूब, देखो इज इक्वल टू 28। अब देखो ना, कुछ ऐसे समझो कि यहां पर ये दो नंबर है, ये दो नंबरों का सम है, ये दो नंबरों का प्रोडक्ट है, यानी कि ये किसी ना किसी इक्वेशन के रूट जैसे लग रहे हैं, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट टाइप का। तो मान ले रहा हूं ये कुछ भी नंबर है ना, ठीक है ना, ये मान लो अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा आपका बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना 29, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ना, हम क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं यहां से, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करेंगे थोड़ा मुश्किल होता है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, वो रहेगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट कितना है 29, एक्स आ गया, प्लस होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो कितना है आपका 28 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना, अब यहां पर देखें आपके पास सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट ये सब आ गया है ना, आपसे क्या बोल रहा है वो, आपको चाहिए A6 चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके जो रूट है वो क्या है, AR और AR क्यूब है ना, ठीक है, ये भी हो गया। आगे तो A6 चाहिए मुझे, तो A6 क्या हो जाएगा, AR की पावर 5 आ जाएगा, AR की पावर 5, सम ऑफ रूट कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, सम ऑफ रूट हो गया, ये हो गया, यहां से हम सम ऑफ रूट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, वही सेम आ जाएगा ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और क्या दे रखा है, पॉजिटिव हो गया, ये 2 हो गए, A6 आ गया, हमें चाहिए AR की पावर 5 चाहिए ना, A चाहिए, और क्या चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 29, अल्फा इंटू बीटा हो गया, तो क्या बच जा रहा है भाई मेरे यहाँ पर, जल्दी से ओके, A स्क्वायर कुछ 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 AR और ये AR क्यूब, ठीक है 29 है, ओके, इसके रूट निकालते हैं फिर ना, कुछ नहीं बचता है, हो गया, रूट ही निकालना पड़ेगा। तो देखो इसके फैक्टर हो जाना बेटा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 28 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 28x और माइनस एक्स प्लस 28,
और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है ना, मैं सोच रहा था क्या करें, तो देखो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसीलिए, तो x की यहां से दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 28 और दूसरी आ जाएगी 1, दो वैल्यू आ जाएंगी। तो देखो ना ए आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 28 आ जाएगी, एक अल्फा है ना ये, तो ए आर हो गया 28। ओके, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, बीटा क्या है आपके पास, ए आर क्यूब, तो ए आर क्यूब है, ए आर क्यूब बीटा, जो कि क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। या फिर 28 और 28 1 आ गया ना, हाँ ये देखो ना, थोड़ा 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 सही है, हो गया। अब इनको ना सॉल्व कर लेना है हमें बहुत इजीली, यहां से अब सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, चलिए यहां पर ए आर क्यूब की वैल्यू मान ले रहा हूं मैं 28 और ए आर मेरे पास क्या है 1, ज्यादा बेटर रहेगा ना यहाँ से। अब देखो ये ए आर 1 आ गया, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। अब देखो ना, इससे इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं, फर्स्ट को सेकंड से, तो यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई, आर स्क्वायर 28 आया, तो यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर रूट आ जाएगी ना 28, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी √28। अब हमें चाहिए क्या ना, हो गया ना क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें। a6 क्या होगा, देखो ए आर की पावर 5 हो जाएगा ना, ए मैंने अभी निकाला कितना √28, वो भी रेसिप्रोकल में 1 अपॉन होगा ना, ये ध्यान रखना यहाँ पर, तो 1 अपॉन कितना है 28 रूट हो गया यहाँ पर, और इसकी पावर कितना आ जाएगा √28, आर की वैल्यू √28 और इसकी पावर 5, देखो ये 5/2 और ये क्या है 1/2, ऊपर जाएगा 5/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 4/2, 2 आ जाएगा, यानी कि 28 का स्क्वायर आ जाएगा, और 28 का स्क्वायर कितना होता है भाई, ये होगा 526 होना चाहिए ना, 464, 64 पहला हो गया ना, ये तो वैसे भी नहीं दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसके बाद काफी लेंथी क्वेश्चन हो रहे हैं थोड़ा, देखें देखिए जी, यहां पर ये क्वेश्चन दे रखा है, सिग्मा टी आर दे रखा है ऐसे करके। अब देखो ना सिग्मा टी आर होता क्या है, बेसिकली ये सम ऑफ एन टर्म लिखा है ना, तो ये लिखा है आपका एस एन, और एस एन क्या लिखा है यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये ऑड नंबर्स ही आ रहे हैं, तो यहाँ लिखा है 2n-1 और 2n+1 और 2n+3 अब 2n+5 ऐसा आ जा रहा है, अपॉन क्या है 64 है, ठीक है। अब देखो ना मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 1/tr। अब देखो ना tr को अगर मैं कैलकुलेट कर पाऊं, अगर मैं यहां पर 1/tr तो कर नहीं सकता हूं, तो पहला मेरा टास्क होगा कि tr कैसे निकाला जाए। सिग्मा दे रखा है, तो देखो आपको पता है जब सम ऑफ n टर्म दे रखा हो तो जनरल टर्म हम निकाल सकते हैं tn इज इक्वल टू sn-1, ठीक है ना। अब यहां पर क्योंकि ये मैंने n टर्म का सम बोला है, तो यहां पर n की वैल्यू जगह पे r पुट कर देंगे एट लास्ट, तो बड़ा सिंपल है, थोड़ा कैलकुलेटिव तो लग रहा है देखने में पर बड़ा सिंपल है। तो देखो यहां से tn आ जाएगा, tn क्या होगा sn ये रहा मेरा, तो 2n-1 2n+1 और 2n+3 और 2n+5 डिवाइडेड बाई 64, ठीक है, माइनस sn-1 चाहिए मुझे, तो n की जगह पर -1 पुट करो, देखो यहाँ n की जगह पर -1 पुट करूंगा तो 2n-2 हो जाएगा, तो जो कि क्या हो जाएगा आपका 2n-3 हो जाएगा ना वो, और जब यहां पुट करूंगा तो 2n-2 होगा, तो क्या बचेगा वो 2n-1 बचेगा, और यहां पुट करूंगा तो 2n-2 होगा तो +3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 2n+1 बचेगा। और नेक्स्ट टाइम पे देखो ना आप समझ में आ गया 2n+3 बचेगा, सॉल्व करेंगे, नीचे क्या है 64, देखो ना 64 नीचे से एलसीएम आ जा रहा है और कॉमन भी आ जा रहा है, कैसे भी बोल लो आप लोग, देखो ना कॉमन मुझे क्या दिख रहा है 2n-1 2n+1 और 2n+3, तो 2n-1 आया कॉमन, 2n+1 भी आ रहा है कॉमन, 2n+3 भी आ रहा है कॉमन, नीचे आ जाएगा 64। अब यहाँ क्या बच रहा है भाई, यहाँ से बच रहा है, हमने निकाला यहाँ तक ये बच रहा है 2n+5
माइनस लगा हुआ है ये, यहाँ क्या बच रहा है हमारा 2n माइनस 3, तो ये माइनस का हो जाएगा 2n और यहाँ माइनस जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो ये तो कट गया, कितना हो गया ये 8, 8 से 64 कितने टाइम चला जाएगा, 8 से 64 चला जाएगा 8 टाइम। तो देखो ना tn आ गया आपका, कितना आ गया 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3 अपॉन 8 बचा है बेटा ना, 8 से 8 टाइम, ये हो गया। अब देखो ना मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए, n की जगह पे r पुट कर देंगे तो tr आ जाएगा, और देखो ना यहाँ पे सिग्मा tr और n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यानी कि ये इनफाइनाइट टर्म का सम निकलवा रहा है, जो भी सीरीज आएगी। ओके, तो देखें अब ये थोड़ा आगे करना पड़ेगा, देखें इस पे करते हैं आगे। देखें 1 अपॉन टी आर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टी आर, ऊपर 8 पॉइंट जाएगा जो नीचे लिखा था, और नीचे जो नंबर्स थे वो क्या क्या है भाई 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3 ऐसा लिखा है। तो 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3, देखो ना ये तो टेलीस्कोपिक टाइप का बन गया, 3 टर्म ऑड नंबर है यहाँ पर। देखो n की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये 1 3 5, यानी कि ऐसा वाला बन गया 1 3 5, फिर लिख रहा होगा प्लस सिग्मा वहां पे लगा हुआ है ना, ये तो जनरल टर्म है। अब यहां पर अगर आप क्वेश्चन में देखोगे यहाँ सिग्मा लगा हुआ है, तो सिग्मा का मतलब क्या है, समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स, ठीक है। तो देखेंगे तो यहां पर फिर n की वैल्यू 2 डालोगे 3 डालोगे, ऐसा वो मतलब है उसका ना जो सिग्मा लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो ना ये टेलीस्कोपिक में ब्रेक करने का सिंपल फंडा क्या होता है, जब रेसिप्रोकल मैंने बताया होगा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट है और जो बिगेस्ट है उसका डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर ले। देखें इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2n प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा 2n माइनस 1, तो 2n से 2n ये माइनस माइनस प्लस 4, 4 आ जाएगा ऊपर। तो 8 को 2 इंटू 4 लिख लो, ठीक है ना, और 4 को कैसे लिख दो, ऐसे लिख दो ना, ये 4 ही है ना, ये 4 है, तो ऊपर मैं लिख रहा हूं 2n प्लस 3 माइनस कितना 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये पूरा 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3। देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये फर्स्ट 2 टर्म आ जाएंगी 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1, और माइनस ये आ गया, यहां डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3। ओके ये आ गया, और यहां पे क्या लगा है आपका 2, ये आपका 1 अपॉन टी आर है। अब देखो ना इसका सिग्मा लेंगे तो सिग्मा का मतलब क्या है, सिंपली समेशन ऑफ दिस सीरीज, समेशन जैसे ही लेंगे हम तो 1 अपॉन 1 बाई टी आ रहा है ये, तो सिग्मा लेंगे और n की वैल्यू देखो ना आपको 1 से लेके n तक लिखा है, पर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यानी कि डायरेक्टली वो इनफाइनाइट टर्म का सम पूछ रहा है। देखो सिंपल है बड़ा, देखो यहाँ 2 आता रहेगा, n की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ पर पहले 1 पुट करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये समेशन नहीं है, ये अभी जनरल टर्म है ना, मैं अलग अलग लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है ना। r की वैल्यू 1 पुट कर लो, ये टी आर बोलो या टी एन बोलो एक ही बात है ना, इधर n लिखा है तो आप n ही समझना, ठीक है ना, ऊपर n की जगह पे r आ जाएगा और कुछ नहीं होता है। n की वैल्यू पहले 1 पुट करते हैं तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन t1, तो ये आ जाएगा 1 बाई, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू ये हो जाएगा 3, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 5। अब देखना ये इधर आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा, 2 पुट करोगे और यहाँ आ रहा होगा 5 इंटू 7, ऐसे चलेगा ना, ये 2 बाहर चलता ही रहेगा, 1 अपॉन t2 आ जाएगा। ऐसे ही हम कहां तक लिखेंगे, इंफिनिटी तक लिखना है ना, मैं तो पहले n टर्म का सम निकालते हैं, तो tn जो आएगा वही आ जाएगा ये वापस से, तो 2 इंटू ये सब लिखा है जो ऊपर ये वाला, देखोगे ना ये टर्म कट हो रही है ऐसे ना, ये भी कट हो जाएगी, अब बचेगी फर्स्ट और लास्ट, और इन सबको ऐड करेंगे तो वही बन जाएगा सम ऑफ द सीरीज। अब देखो ना फर्स्ट और लास्ट बचेगी, तो यहां पर जो ये टर्म है वो ये वाली आ रही होगी, अगर इसमें मैं n की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करूंगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा बस पार्ट, ये वाला जब ऐड करेंगे तो, क्योंकि ये सारी टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये कितना है 1/3, 2 बाहर से आएगा तो 2/3 आंसर आ जाएगा इसका सिंपली, ठीक है। इस क्वेश्चन का 2/3 कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट हो गया, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखें बच्चों, ये देखें
क्या बोला हुआ है यहाँ पर कि फोकाई ऑफ हाइपरबोला दिस एंड पासेस थ्रू पॉइंट 1,6 देन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ओके, देखो ना कोऑर्डिनेट देख के मुझे यहां से समझ में आ रहा है ये फोकस है 1,4 और 1,-12, यानी कि इसकी जो एक्सिस है हाइपरबोला की वो कुछ ऐसी रही होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस बना ली। यहां पॉइंट, चलो मैं ऐसा करता हूं, यहां पर ये एक्स एक्सिस भी बना दे रहा हूं और वाई एक्सिस यहां कहीं होगा। ये है वाई एक्सिस आपका ना, ये पैराबोला की एक्सिस है। देखें, एक जो मेरे को फोकस मिल रहा है वो मिल रहा है 1,14। ये लाइन किसकी है, x इजिकल टू 1 की, तो 1,14 हो गया। और दूसरा क्या मिल जा रहा है 1,-12, तो 1,-12 इसी लाइन पर आएगा ना। ये दो फोकस हो गए, एक F1 बोल दो, इसको क्या बोल दो, F2 बोल दो। अब आगे देखें, देखो ना इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, इसका सेंटर होगा हाइपरबोला का। तो देखो मिड पॉइंट निकालते हैं, क्या 14-12 कितना हो जाएगा 2, 2/2 1, तो ये आ जाएगा। देखो ये रहेगा इसका सेंटर, यानी कि ये 1,1 सेंटर हो गया हाइपरबोला का। तो हाइपरबोला कुछ ऐसे जा रहा होगा, इस टाइप से। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका वर्टेक्स रहेगा। देखो सेंटर से वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है b हाइपरबोला। ये देखो ना ऐसे वाला होगा, यहाँ पर इलिप्स अपवर्ड फेसिंग है ना, अपवर्ड फेसिंग है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। अच्छा, ये 1,6 पॉइंट भी देखो इसी लाइन पे आ रहा होगा ना, तो ये तो बड़ा ही अच्छा हो गया ना 1,6। तो ये को देखो सेंटर के कोऑर्डिनेट 1,1 और ये जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी b। तो b कितनी दिख रही है मुझे, 5 दिख रही है यहाँ से। ओके, अच्छा सेंटर और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है फोकस के बीच की वो होती है BE। तो BE कितना दे रखा है आपको, BE आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक 13। ओके, BE 13, B आ गया तो E आ गया ना आपके पास आराम से। कितना आ गया E 13/5 आ गया। ओके, अच्छा हमें लेटस रेक्टम पूछ रहा है, तो इसकी जो लेटस रेक्टम है कुछ ऐसे होगी, और इसकी जो लेटस रेक्टम होती है वो होती है 2a² b। देखो मेरे पास क्या क्या आ चुका है, b आ चुका है। ओके, और a चाहिए मुझे, तो देखो ना a² इज इक्वल टू सिंपली क्या होता है आपका, a² इज इक्वल टू होता है b² और यहाँ होता है e² - 1, ऐसा होता है इस वाले के लिए। तो देखो ना आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो BE² और -b² हो जाएगा। तो BE अभी मैंने निकाला, कितना आ जाएगा, BE 13 है, 13 का स्क्वायर आ गया 169 माइनस b कितना 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना आ गया 144 आ गया ना, ये आ गया 144। तो a² आ गया 144, तो 2 × 144 डिवाइडेड बाई कितना b 5, तो ये क्या होगा 288 अपॉन कितना 5, ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में, है ना। देखो ये मिल गया। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना, क्लास में बेसिक में कराया जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये आपका बोला है Z1 Z2 Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, ऑन द सर्कल Z1 = 1, यानी कि एक यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि ये यूनिट सर्कल पर लाई करेंगे तीनों के तीनों। ओके, आर्गुमेंट ऑफ Z1 दे रखा है -π/4, Z2 का दे रखा है 0 और Z3 का π/4। ठीक है, और यहां पर इसकी वैल्यू पूछी है। अरे ये तो बहुत आसान जैसा हो जाएगा, ये तो देखो दो ज्योमेट्री से करते हैं ना, इसको देखो सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल है आपका, देखें ये सर्कल बन गया। Z1 का आर्गुमेंट -π/4 ये ले लिया मैंने -π/4, तो ये रहा आपका Z1। ठीक है ना, ये -π/4 हो गया। ओके, अच्छा Z3 का साफ साफ दिख रहा है मुझे, ये Z3 हो गया आपका, और इसका आर्गुमेंट कितना दे रखा है +π/4। और देखो आर्गुमेंट Z2 का 0, तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 यानी कि Z2 रियल एक्सिस पे लाई कर रहा होगा इस पे। ओके,
ये Z2 होगा और Z2 के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्योंकि यूनिट सर्कल है तो ये हो जाएगा 1,0 इसके। ओके, अच्छा इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, e की पावर कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट तो 1 है, ठीक, मैग्नीट्यूड इसका, ठीक है ना, मॉड की वैल्यू, तो e की पावर आयोटा π/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा π/4। अब देखो एक खास बात दिख रही है मुझे ना यहाँ पर, Z3 और Z1 एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, ठीक है ना। अच्छा Z2, अब देखो ना यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है भाई, देखना मैं लिख दे रहा हूं, दिख जाए, Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z1 बार, इसका मॉड का स्क्वायर निकालना है मुझे। अब देखो भाई मेरे, Z2 आपका रियल नंबर है कि नहीं, रियल एक्सिस पर है, तो Z2 अगर रियल नंबर है प्योरली, तो Z2 का वार जो होगा वो किसके इक्वल होगा, Z2 के इक्वल होगा ना, Z2 और Z2 कॉन्जुगेट इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर तो देखो ना क्या आ जाएगा 1, क्योंकि e की पावर आयोटा 0 पुट करोगे 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो 1 आ गया आपका, और कहां पर है Z2, ये भी 1 आ जाएगा, तो यहां बचेगा आपका Z1 बचेगा, फिर बचेगा Z3 बार, और Z3 बार कुछ नहीं होता है, Z1 ही हो जाएगा ये तो 2Z1 कर दे रहा हूं, और यहां बच रहा है Z1 बार, तो Z1 बार क्या हो जाएगा, Z3 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही तो फर्क है, और इसका क्या है, स्क्वायर है, ये नहीं, Z1 बार हो जाएगा Z3, ऐसा इसका स्क्वायर है। देखो Z1 पुट कर देते हैं, Z1 ये रहा, तो यहां जाएगा 2 e की पावर माइनस π/4, और प्लस यहां पर e की पावर कितना π/4, ऐसा आ जा रहा है ना, ये इसका क्या है मॉड। अब देखो ना इसको लिख दो, वैसे पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं, पोलर फॉर्म में भी अगर मैं लिखता हूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अब आपका cos π/4, एल्टीट्यूड तो सॉरी इसका मैग्नीट्यूड 1 है ही ना, उस पर चिंता करने की जरूरत है नहीं, तो cos π/4 आएगा जो कि कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है, ये आ गया 1/√2, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, आयोटा आएगा और 1/√2 आ जाएगा इसके लिए। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, ऐसा ही तो रहेगा ना, और तो कुछ है नहीं। अब देखो ना यहाँ पर 2z, इसका यूज ही नहीं कर रहे, 2z1, ओके, तो 2z1 करेंगे तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √2 माइनस, यहाँ भी आ जाएगा √2 आयोटा, और ये देखो यहाँ पर Z3 लिखा है, तो Z3 ये लिख रहा है आपका क्या है 1/√2 प्लस आयोटा बाई √2, यहाँ मॉड इसका क्या लिख रहा है स्क्वायर। अब देखो ना ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक कर लो इसको अलग अलग, ओके, जब इसको अलग अलग रियल और इमेजिनरी में करोगे तो देखो ना यहां से सिंपली आपको इसके स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, प्रॉपर्टी क्या है, अब बहुत आसान है, इसी को करना है। देखो ना Z मॉड स्क्वायर है तो आप लिख सकते हो Z बार, ओके, Z बार करके इसको लिख लेना रियल पार्ट, और Z बार क्या होता है, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका लिखा है x प्लस आयोटा वाई, और तो Z बार आता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपली आपको क्या करना है भाई, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर कर लेना है, इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर कर लेना है, ओके, और रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का जो भी वैल्यू आएगी वो इस टाइप से आएगी कुछ, तो अल्फा और बीटा कंपेयर कर लोगे आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसके बाद देखें, यहां क्वेश्चन बोल रहा है अ कॉइन टॉस x डिनोट्स द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ टेल फॉलोज अ हेड। अच्छा, कितने टाइम हेड को फॉलो कर रहा है टेल, ओके, और म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर डिनोट्स द मीन एंड वेरिएंस ऑफ x, ओके, देन हमें क्या चाहिए, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, यानी कि मुझे वेरिएंस की वैल्यू चाहिए, ओके, तो ओके 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 ओके, ये क्या है, मीन है और ये वेरिएंस है, ठीक है, तो मीन और वेरिएंस है, स्टैंडर्ड दे रखा है। देखो भाई मेरे बड़ा सिंपल है, देखो ना 3 टाइम टॉस किया जाएगा तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस आएगा हेड हेड
हेड, 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 टेल, हेड, टेल, हेड, 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 कितना हेड वाली आ गई, एक और बार हेड, हेड टेल टेल लिख दो, ठीक है ना। अब टेल से स्टार्ट करते हैं, टेल हेड हेड हो गया, टेल हेड टेल कर दो, टेल हेड हेड और टेल 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 कर दो, टेल हेड हेड हो गया तो इसको क्या करो, दो टेल कर दो ना, दो टेल हेड कर दो तो टेल टेल टेल, ये 8 सैंपल स्पेस बनेंगे, ठीक है ना। अब देखो ना, इसमें से एक्स लेना हूं मैं, रैंडम वेरिएबल, ओके। तो देखें यहां पर क्या इसमें टी एच को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया, 0 हो गया। क्या इसमें टी एच को फॉलो कर रहा है, नहीं, 0 हो गया। अच्छा, यहां पर टी एच को फॉलो कर रहा है, यहां भी नहीं कर रहा है, यहां तो कर रहा है एक जगह, यहां टी एच को फॉलो कर रहा है, नहीं, क्योंकि टी लास्ट में लिखा है, नहीं कर रहा है। यहां टी फॉलो कर रहा है, यहां कर रहा है, हाँ यहां भी कर रहा है एक को, यहां टी कर रहा है फॉलो, ओके। तो ये कितनी पॉसिबिलिटी हो गई जहां पर टी फॉलो नहीं कर रहा है, तो टी फॉलो नहीं कर रहा है तो रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, 0। अच्छा, और क्या हो जाएगा, टी कितनी बार फॉलो कर रहा है, यहां पर देखो, यहां टी पहले आ रहा है एक एस से, तो ये एक बार फॉलो कर गया, यहां भी इसको एक बार फॉलो करेगा, अगली को नहीं सोचना है, यहां भी एक बार फॉलो हो जा रहा है, ठीक है ना। तो कितने बार फॉलो हो गया, फॉलो वालों को लिख लेते हैं, ये है आपके पास एक, अच्छा 4 वहां पे हो जा रहा है ना, 1 2 3 4, तो ये भी 4 बच रहे होंगे, 2 और ये क्या हो गया आपका 3, ठीक है ना। यहां भी फॉलो कर रहा है टी एच को, ये 4 हो गए। तो इसकी तो रैंडम वेरिएबल मेरे पास 2 ही होंगे बस, ठीक है ना। जब टी एच को फॉलो कर रहा है, मानिए कितनी देर तक वो चलेगा, हाँ देखो यहां पर हमारे पास रैंडम वेरिएबल आ गया, ठीक है ना, 0 और 1। अब देखो ना, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेना है, यहां पर x लिख लेना है और इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेनी है, ठीक है ना। पी आई बोल दे रहा हूं x की, इसको xi से डिनोट कर दो, xi से डिनोट कर दो। देखो जब मेरे पास रैंडम वेरिएबल 0 है, यहां पर क्या है 1 है, ऐसे लिख दिया। इसकी 0 की प्रोबेबिलिटी कितना, ये कितने टाइम आ रहा है 4, तो 4 और टोटल 8, तो 1/2, इसकी भी कितनी 1/2, ये आ गई प्रोबेबिलिटी। अब देखो आपको क्या चाहिए, मीन चाहिए, तो देखो मीन का फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा xi इंटू पी आई, तो xi इंटू पी आई करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करा 0, ये आ गया 0 xi पी आई, इसका इसके साथ 1/2, इन दोनों का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 0 + 1/2, ये तो आ गया 1/2। अच्छा, अब देखो ना सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो थोड़ा सा मॉडिफाई होता है, यहां पर सिग्मा xi स्क्वायर और माइनस कितना हो जाता है आपका इंटू पी आई, और माइनस यहां पर रहेगा म्यू स्क्वायर, ये रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहां इस पे स्क्वायर होगा, ये रहेगा, ये नहीं है, तो देखें यहां पर पहले आप स्क्वायर कर ले, अच्छा सही है, स्क्वायर करना ही पड़ेगा ना, ओके ओके, ये स्क्वायर है, ये गलत, ये स्क्वायर है, हाँ। तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये देखो ना xi का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 0 और 1 का स्क्वायर 1, इसके साथ मल्टीप्लाई 0, इसके साथ 1/2, तो ये तो अभी भी 1/2 माइनस इसका क्या हो जाएगा 1/4, 1/2 माइनस 1/4, 1/4 आ गया, ये आ गया ना। अब देखो ना, आपको वैल्यू पुट कर लेनी है और क्या मिल जाएगा आपको 48 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, ठीक है। यहां बोल रहा है बच्चों नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो ना बच्चों, ये 3 नंबर्स के लिए याद कर लें, 3 नंबर अगर किसी सेट में है तो इक्विवेलेंस नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं आपके 5, ठीक है ना। अगर 4 का होता है तो उसके 15 होते हैं, क्योंकि देखो ना इसमें काउंट ही करने पड़ेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आपको देख के 3 एलिमेंट के लिए, तो वो बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा के लिए देगा नहीं, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं बेल नंबर। तो बेल नंबर अभी हम पढ़ते नहीं है इंजीनियरिंग में, तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 एलिमेंट का देगा, ये याद ही रख लेना है आपको ना डायरेक्टली। देखो और दूसरों के लिए क्या होता है बेल नंबर आपका 0 0 होता है, देखो ना, जैसे अगर 2 एलिमेंट हो उसके लिए भी क्या होगा आपका 0 होगा बेल नंबर, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन 0 आ जाएंगे, ऐसे ही दूसरे के लिए भी 0 होता है, ठीक है ना। बाकी इसके लिए 3 के लिए 5 और 4 के लिए 15 होता है, ये याद रख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो देखें क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है भाई, सेट ए दे रखा है, सेट बी और m/n दे रखा है सेट, और यहां पर बोला है m लेस देन n है, यानी कि नीचे वाला जो नंबर n है वो ग्रेटर है, और m और n का जो क्या होना चाहिए GCD, ठीक है।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? देखो ना, आप एन को चूज करना शुरू कर दो। एन की वैल्यू 1 तो लोगे नहीं, एन की वैल्यू 1 ली तो ऊपर क्या हो जाएगा 0, तो हमें वो लेना नहीं क्योंकि जीसीडी 1 नहीं आएगा ना फिर, तो एन की वैल्यू 2 स्टार्ट करनी पड़ेगी। मान लो एन की वैल्यू मैंने 2 ली, तो एन की वैल्यू जब 2 लूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 1, और इस तरीके से एचसीएफ क्या हो, अब 2/2 तो आना नहीं है। एन की वैल्यू जब मैं 3 लूंगा तो देखो ना, तो नीचे 3 आ गया, ऊपर क्या क्या आ सकता है, एक तो 1 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ऐसे आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं 3/3। एन की वैल्यू जब मैं 4 लूंगा तो देखो ना नीचे तो 4 आ जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा, 2/4 नहीं ले सकते, 3/4 लेना पड़ेगा। एचसीएफ का ध्यान रखना है यहाँ पे ना ये, और 4/4 भी नहीं ले सकते। इसी तरीके से n = 5 पुट करेंगे हम लोग, तो नीचे तो 5 आएगा, 1/5 चलेगा, 2/5 चल जाएगा, 3/5 भी चल जाएगा, 4/5 भी चल जाएगा, ठीक है ना। अब 5/5 तो लेना ही नहीं ऑफकोर्स, क्योंकि अब ऐसे ही देखो ना कहां तक पुट कर सकते हो, n की वैल्यू 10, और आपको इस तरीके से कर लेना है। जब आप काउंट करोगे ये सारे एलिमेंट्स इनको, तो ये 31 आ जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो 31 ऑप्शन हो जाएगा यहां से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखें यहां 2 लाइन दे रखी है, बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। ओके देखो ना, ये तो कैसी स्क्यू लाइन्स है आपकी। जब स्क्यू लाइन्स है, एक लाइन ऐसे होगी, दूसरी लाइन कैसे होगी, ऐसे मान लो ये 2 लाइन है, ठीक है ना। इसको L1 कह दे रहा हूं मैं, इसको L2, ये हो गई आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस लाइन के अलोंग आ गई। ओके इसको मैं बोल दे रहा हूं PQ। तो देखो ना, अगर ये नीचे वाले जो नीचे जो नंबर है, इनसे अगर हम वेक्टर लिखेंगे, मान लो इसके पैरेलल वेक्टर आ जाएगा, वो इसको बोल दो L1 के लिए P वेक्टर बोल दो। P वेक्टर कितना 2, 3 और 4, यानी कि 2i 3j 4k हो जाएगा। L2 के लिए क्या हो जाएगा भाई, इसको बोल दो Q वेक्टर, तो क्या मिल जाएगा आपको 3, 4, 5, यानी कि 3i 4j 5k। देखो ना इसके अलोंग मिलेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यानी कि P क्रॉस Q निकालते हैं ना हम लोग, तो P क्रॉस Q के अलोंग हमें क्या मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी। अब क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि भाई आप ये बताओ कि कौन सा पॉइंट होगा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग लाई करता है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसकी इक्वेशन लिखेंगे ना पहले। अब इसका वेक्टर तो आ गया, P क्रॉस Q हो जाएगा। अब इसके लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। आपको एक पॉइंट चाहिए, तो आप क्या कर लो ना, इसको जनरल पॉइंट मान लो और इस पॉइंट को कैलकुलेट कर लो। पॉइंट निकालोगे तो इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग लिख लेंगे, जैसे इक्वेशन ऑफ, अब तो बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन ना। लाइन लिखेंगे, फिर देख लेंगे कौन सा पॉइंट यहां पर सेटिस्फाई करा रहा है, ठीक है, कौन सा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करा रहा है। तो जो भी होगा वो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो बेटा, यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है लेट PQR बी द ट्रायंगल, बी द इमेज ऑफ द ट्रायंगल with vertices this in the line this centroid of triangle PQR। ओके देखो ना, एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके वर्टाइसेस क्या दे रखे हैं, ये मान लो ये ABC ट्रायंगल दे रखा है 1,3, 3,1 और C 2,4। इस ट्रायंगल की इमेज किस लाइन के अबाउट, x + 2y = 2, ये लाइन है, ठीक है ना। इसके अबाउट इसकी इमेज आएगी, तो उसका सेंट्रोइड क्या होगा। देखो ना, सिंपली आप क्या करें, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालें, और इस सेंट्रोइड का जो इमेज होगा वही उस ट्रायंगल का क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। इस सेंट्रोइड का जो इमेज आएगा वो PQR, यहां पर जो ट्रायंगल आएगा, ठीक है ना, PQR का जो सेंट्रोइड आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। तो इसका सेंट्रोइड निकालते हैं भाई G। इसका x1 + x2 + x3 कितना हो जाएगा, ये 3 + 1 4 और 2 6/3 2 हो गया ना, और यहाँ पर 7 8 8/3 ये आ गया। इसकी इमेज निकालते हैं। देखो इस लाइन के अबाउट कैसे निकालते हैं, मान लो इमेज आएगी x और y आएगी, तो x - x1 कितना 2, ओके, अपॉन a लाइन से, फिर y - y1 कितना 8/3 अपॉन y से, y का कोफिशिएंट यहाँ पर -2 आता है, और
इस लाइन में वो पॉइंट पुट कर देते हैं। यहाँ तो आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 8/3, तो ये 16/3 -2 भी आ जाएगा ये अपॉन एक्स और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, तो ये हो जाएगा आपका 4, और स्क्वायर रूट नहीं लेते हैं, 2 से 2 गया। देखो यहाँ पर ये कितना आ जा रहा है आपका -32 अपॉन 3 × 5 आ जाएगा ना, ये 5 3 जा 15 हो जाएगा। यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। एक्स और वाई की वैल्यू जो होगी वही क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। अच्छा, और सेंट्रोइड को बोला हुआ है अल्फा बीटा, तो हमारा एक्स हो गया अल्फा, एक्स को क्या लिख दोगे अल्फा, और वाई की जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोल दोगे बीटा, ठीक है ना। पुट करके जो भी यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा करके आंसर निकालोगे, आंसर मिल जाएगा आपको, ये रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, इंटीग्रेशन का आ गया। देखें ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लिखा है 7। ओके, इन दोनों को क्लब करो और इन दोनों को क्लब करो। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, मुझे मिल जा रहा है 10 की पावर 4x कॉमन, तो यहां बचेगा 7 10 टू दी पावर 4x माइनस यहाँ 3 बचा। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है भाई, 10 स्क्वायर x कॉमन आया, तो 7 10 की पावर देखो ना, यहाँ पे 4 बचेगा ना x और -3, ये बन गया। अब फिर से क्या कॉमन आ गया, 7 10 की पावर 4x -3, और यहां से आ जाएगा 10 टू दी पावर 4x प्लस यहाँ 10 स्क्वायर। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से भी 10 स्क्वायर कॉमन इन दोनों में से लेके लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर x और ब्रैकेट में 1 + 10 स्क्वायर x। ऐसे देखो ये बन जाएगा आपका sec स्क्वायर x, तो ये बन गया आपका sec स्क्वायर x, और ये 10x आपका है ही। ओके, यहाँ 7 10 टू दी पावर 4x -3 ऐसे बन जा रहा है। ये क्या है आपका fx है, राइट है ना। देखो यहाँ पर पहले I1 को सॉल्व करना है, तो fx को ही करना है ना। तो देखो ना यहाँ पर I1 जब सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, सब्सटीट्यूशन लगाओगे। 10x को आप क्या कर सकते हो, t ले सकते हो ना, तो sec स्क्वायर x dt में चला जाएगा, तो ये लीनियर वाला बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा t की पावर 4 -3, और यहाँ t स्क्वायर आ जाएगा, और ये dt, ठीक है ना। अब लिमिट बाद में या तो यहाँ चेंज कर लो, क्योंकि देखो 0 पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा t की वैल्यू, और यहाँ पर π/4 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1। इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ से I1 आ जाएगा। अब देखो ना I2 जब हम करेंगे तो I2 में हम लगाएंगे बाई पार्ट। क्या करेंगे, देखो ना हमने ये जो पार्ट है इसका हमने ये पूरा आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ये देख रहे हो यहाँ पर, इसमें x की मल्टीप्लाई होगी। x को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को मानेंगे सेकंड फंक्शन, तो इसका तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसको सेकंड फंक्शन यही है, हाँ। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो यहां से जो आ रहा है वही आएगा, ठीक है ना। तो पहला पार्ट जब आप सॉल्व करोगे तो फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा, सेकंड पार्ट को दोबारा करोगे तो इसको फर्दर सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ तो x 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इसका और करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे जो आएगा, ठीक है ना। तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, उसमें भी आराम से ऐसे ही ब्रेक होगा, ध्यान रखना। वहां पे भी sec स्क्वायर बन जाएगा, तो sec स्क्वायर बना के फिर से सब्स्टिट्यूशन ले लेना, तो आपके पास I2 भी आ जाएगा। ये आपकी हिंट हो गई इसकी एक तरीके से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद बोल रहा है अ सर्कल देखा बच्चों, सर्कल रेडियस 2 सेकंड क्वाड्रेंट में टचेस बोथ द, ओके, एक सर्कल है जो कि बोथ किसको टच कर रहा है, बोथ द एक्सिस को टच कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसा कुछ बोला है उसने। तो रेडियस 2 है, तो ये देखो ना पॉइंट -2,2 हो गया ना सिंपली। ओके, अब क्या बोल रहा है आगे, लेट r बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैज सेंटर, अच्छा 2,5, तो x की वैल्यू 2 यहां मान ले रहा हूं, 5 यहां कहीं होगा। ओके, और एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है आपकी r है। ओके, इंटरसेक्ट c, ओके, इस सर्कल को बोला है c एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, तो यहां पर बेटा 2,5 ना यहां मान लेते हैं, ये 2,5 पॉइंट, ठीक है। अब यहां से एक सर्कल बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। ओके, इंटरसेक्ट 2 पॉइंट। ओके, तो देखो ना बड़ा सिंपल है। अब तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, जिसको मैंने बोल दिया d। तो हमें पता है जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स लेस देन होता है सम ऑफ रेडियस से लेस, और ग्रेटर देन होता है डिफरेंस ऑफ रेडियस से। तो देखो ना दोनों की
इस सर्कल की तो रेडियस आपको पता ही है। अब दूसरा सर्कल है उसकी रेडियस r बोली है और डिस्टेंस सेंटर आगे दोनों के, तो डिस्टेंस ये आपको आ जाएगी r1 आपको पता है, मान लो r1 कितनी होगी, इसको बोल दो r1 इसकी जो है 2। ओके, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर आ गया तो आपको r2 निकालना है बेटा। r2 निकालोगे यहां से सॉल्व करके इनइक्वालिटी आंसर आ जाएगा सेट ऑफ ओके अल्फा टू बीटा। तो यहां पर ना ओपन इंटरवल में वैल्यू आएगी डी इसकी r2 की, उसको एक वैल्यू को बोल देना अल्फा, दूसरी को बीटा। तो बोल रहा है आपसे 3 बीटा माइनस 2 अल्फा, 3 बीटा माइनस 2 अल्फा, ये निकाला जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बोला है एरिया ऑफ द रीजन। ओके, ये पैराबोला है, ओके आउटसाइड पैराबोला। ओके ठीक है, देखो इस सर्कल का सेंटर 2√3 दिख रहा है और देखो ना इसकी रेडियस भी 2√3 है क्योंकि 12 लिखा है ना इधर, तो ये 12 का क्या हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर लिखा है। तो एक सर्कल है ऐसा, ये रहा, इसकी जो रेड सेंटर है 2√3, 0 हो जाएगा, तो रेडियस भी इतनी है, तो ये वाई एक्सिस को टच कर रहा होगा ऐसे। अब देखो ना एलिप्स, एलिप्स राइट वर्ड वाला है तो एलिप्स ऐसे जा रहा होगा आपका कुछ ये, ठीक है ना। अच्छा, तो जब ये पॉइंट निकालोगे ना, अब देखो ना हम एलिप्स को वाई स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ सर्कल में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एक्स की वैल्यू जो मिलेगी आपको यही वाली वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि ये जो एक्स की वैल्यू है ये मिल जाएगा आपको 2√3, ठीक है ना, यही वाला पॉइंट मिलेगा यहाँ पर ना। तो आपको देखो ना ये एरिया निकालना है, आउटसाइड पैराबोला और ये वाला इनसाइड एलिप्स, ये वाला। देखो ना मैं क्या करूं, सिंपली मेरे को ये दिख रहा है यहाँ पर, ये क्वाड्रेंट होगा ना, ये सेंटर है सर्कल का, तो ये सेंटर ही माने है ना, यहाँ पे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाफ पार्ट है, ये सेंटर है, तो ये एक सेमी क्वार्टर हो गया। इस क्वार्टर सर्कल का एरिया निकालू मैं, और इस क्वार्टर सर्कल के एरिया में से देखो ये जो पैराबोला यहाँ पर जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है उसका माइनस कर दो, ठीक है ना, तो बहुत इजीली हो जाएगा और उसका डबल कर देंगे। तो देखो ना एरिया क्वार्टर सर्कल का एरिया होता है पाई r²/4, तो पाई/4 r² करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जा रहा है, तो ये कितना आ जा रहा है आपका 3 पाई, कितना है 3, तो ये तो हो गया 3 पाई माइनस, देखो हमें करना पड़ेगा ये वाला एरिया। तो देखो ना इसका एरिया बहुत इजीली निकाल पाएंगे यहाँ से, देखो ना यहाँ से हम इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक 0 से 2√3 तक, इसकी वैल्यू निकालो। तो देखो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2√3 की पावर 1/2 आ जाएगा एक तो, और x की पावर भी 1/2, तो ये तो कांस्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन कर लेना, लिमिट पुट कर लेना, पुट करके यहां पर माइनस कर देना 3 पाई में से जो भी आएगा, पर यहां पर क्योंकि हमें ये एरिया चाहिए तो उसमें 2 की मल्टीप्लाई और कर लेना फाइनली, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन हो जाएगा, एग्जैक्टली यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है ना, पता बहुत इजीली सॉल्व हो जा रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। देखें बच्चों, यहां क्वेश्चन बोला है प्रिंसिपल वैल्यूज यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यूज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अच्छा, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो ना सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है ना, ओके, और एक्सक्लूडिंग पाई/2, और कॉसेक इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या रहती है 0 से पाई/2 और माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2, और एक्सक्लूडिंग 0। देखो ना, और एक प्रॉपर्टी होती है सेक इनवर्स एक्स प्लस, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, इक्वल टू पाई/2। देखो कॉसेक इनवर्स एक्स को मैं सेक के फॉर्म में लिख सकता हूँ, सेक को अभी थोड़ी देर के लिए मान लो टी मान लो यहाँ पर, तो ये लिखा है 16t² हो गया, यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो पाई/2 माइनस टी बन जाएगा, तो पाई/2 माइनस टी होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक बनेगी, यहां से क्वाड्रेटिक बनेगी। चलो लिख दे रहा हूं एक टर्म 16t² प्लस पाई² प्लस t² हो गया, और ये माइनस 2 पाई टी बन जाएगा 2t पाई ऐसा। देखो ना यहाँ से क्या कॉमन आ गया, ये तो हो गया 17t², टी वाला टर्म आ गया माइनस 2 पाई टी और प्लस पाई², ये बन गया ना।
ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। देखो ना इसकी मिनिमम वैल्यू तो कहां पर अकर करेगी, मिनिमम वैल्यू अकर करती है बेटा -b/2a पर। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 पाई माइनस, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन a कितना है यहाँ पर ये, अच्छा ये कहां तक मल्टीप्लाई है, ये 16, ओके 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 ओके, ये 16 पूरे में मल्टीप्लाई था ना, तो यहां से यहां तक ब्रैकेट लगाए, ये 16 ना यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो यहां तो सही है, तो यहां 16 पाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो गया। अच्छा तो यहां पर 16 और 16 ये हो जाएगा आपका 32, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यहां भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यहां 16 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 और 32 ऐसा, और यहां पर रहेगा तो 16 पाई स्क्वायर हो गया, यहां पर ये t है तो 32 हो जाएगा, ये भी ऐसा हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 32 पाई अपॉन 2a, तो 32 इंटू ए कितना है 2, तो ए 2 और ए आ रहा है ना, तो 2 लिख दिया मैंने यहाँ, π/2 आ गया ये, ठीक है ना। ये थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना है बेसिकली। अब देखो ना मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ क्या होगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू तो पाई होती है ना इसकी, मिनिमम वैल्यू तो अकर करके यहां से यहां तक, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सेक इनवर्स को पुट कर देना है, मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो आपसे पूछा क्या है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इनका सम करना है, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई आती है, तो यहाँ पर सेक इनवर्स की पाई वैल्यू पुट करना तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्वाड्रेटिक से मिल गई, किस पे मिलती है -b/2a पर, ये ध्यान रखना है, मिनिमम वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और मैक्सिमम आपको पाई पुट कर लेनी है सेक इनवर्स एक्स की, वो मैक्सिमम होगी, उन दोनों को ऐड कर लेना है, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। देखिए जी यहाँ पर क्या दे रखा है, ये फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है f(x + y) इज इक्वल टू f(x × f(y)। अच्छा देखो ना यहाँ से सम किसमें प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है, तो यहां से ना आप फंक्शन एज्यूम कर सकते हो, ये तो याद रखने वाली चीज है, ओके। यहाँ पर e की पावर आप kx करके फंक्शन एज्यूम कर लो, क्योंकि देखो ना कोई भी अगर जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा उसके पावर्स को प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं। देखो ना बड़ा सिंपल दिखा रहा हूँ, a की पावर मैंने लिखा x + y, तो देखो ना ये a की पावर x इंटू a की पावर y लिख पाते हैं ना हम लोग, तो ये फंक्शन मान लो ये x + y का फंक्शन, ये f(x) हो गया, ये f(y) हो गया, तो मैंने e ले लिया है यहाँ पर ना डायरेक्टली, क्योंकि देखो ना जब यहाँ पर पुट करेंगे x और y की वैल्यू 0 0 तो ये 0 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आप a ही ले लें, वो सिंप्लीफाई हो जाता है थोड़ा जल्दी, ठीक है ना। मैंने बेस e ले लिया और आगे भी बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से ऑप्शन से भी देख के समझ में आ रहा है कि e है। अब देखो ना मेरे को फंक्शन पता लग गया, क्या बोल रहा है f'0, देखो इसका डिफरेंशिएट करते हैं, f' करेंगे तो e की पावर kx रहेगा और kx का k और आ जाएगा, इसमें 0 पुट कर दें, f'0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, ये k आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4a, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4a आ गई। अच्छा तो यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा 4a e की पावर 4ax हो गया, ये आ गया आपका फंक्शन f', और फंक्शन क्या हो जाएगा आपका e की पावर 4ax हो गया। अब देखो ना एक बार डिफरेंशिएशन मेरा है, ये रहा f(x) आ गया, डबल डैश और चाहिए तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना 4a तो रहेगा ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएट सेम रहेगा 4a और आ जाएगा, तो 4a का स्क्वायर हो गया ऐसा। अब देखो ना ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर लेना और अब आप आगे सॉल्व कर सकते हो, ओके। ध्यान रखना लास्ट में, ठीक है ना, लास्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, जब यहाँ पुट करोगे यहाँ से एक तो एक की वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे a मिल जाएगा, तो a पता लग जाएगा, तो यहाँ पर ना बाद में इसको रिप्लेस कर लेना, जिससे कि आपको एग्जैक्ट पता लग जाए कि क्या करना है, नहीं तो गलत हो सकता है। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो आपको ना लिमिट पता लग जाएगी कि क्या है और फंक्शन क्या है, तो फंक्शन बेसिकली ना यहाँ पर e की पावर x बन जाएगा, ठीक है ना, e की पावर x समथिंग आ जाएगा ना, 2x टाइप का आएगा सॉल्व करके, तो यहाँ से a की वैल्यू 1/2 आएगी जब हम सॉल्व करते हैं, ये सब वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट करोगे तो फंक्शन e की पावर x और समथिंग करके जो भी आएगा
उसके अकॉर्डिंग, या जहां तक ई की पावर एक्स ही आता है, ठीक है। तो आगे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा भाई? अरे ये तो बड़ा ही आसान हो गया ना। देखो यहां से इधर लॉग ले लो तो 5 ln x होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू ln आ जाएगा ना यहाँ पर, तो ln x की पावर 8, तो 8 पहले आ गया, तो हाँ लॉग, तो यहाँ पर 8, तो ये आ जाएगा 8 ln x, और यहाँ पर क्या लिखा है 5 ln x होल स्क्वायर प्लस 3। अब देखो ना ln x को क्या ले लो, आप t ले लो, यहाँ पुट कर लो, सॉल्व कर लो। अब यहाँ से उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो इतना कर ही सकते हो, तो प्रोडक्ट आपका आ जाएगा आंसर इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बड़ा ही बकवास क्वेश्चन हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये हो गया, ये भी हो गया। अभी ये दे रखा है, यहाँ फंक्शन दे रखा है बेटा, बोल रहा है डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ए पॉजिटिव, एरिया ऑफ द रीजन y इज इक्वल टू, ओके, एंड लाइन है y इक्वल टू -20। तो पहले तो यहां से फंक्शन निकालेंगे ना, हम फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, ए और बी पे, तो ए भी निकाल लेते हैं। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, और डिफरेंशिएबली तो कंटिन्यूअस के क्या होगा, इसकी LHL और RHL क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो यहां से देखो ना, आप डायरेक्टली लिमिट इक्वल हो जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दें, यहाँ 1 पुट करूंगा तो -3 है -2, -3 है -2, और यहां पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1 a स्क्वायर प्लस b। अब देखो ना फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल है, तो इनको इक्वल कर दें, 3a - 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b, ऐसा लिखा है ना यहाँ से। अब ये तो क्या बन गया, इक्वेशन बन गया ना, इधर ले लो ना, यहाँ से a स्क्वायर -3a हो गया प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। एक इक्वेशन ये हो गई, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हो जाएगा -6ax, ये 0 हो गया, इसका क्या हो जाएगा b, ठीक है। अभी भी ये लेस देन 1 के लिए, और ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पर डिफरेंशिएबल है तो इसका LHD RHD भी इक्वल होगा, तो -6a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b के, ठीक है ना। तो b की वैल्यू -6a आ गई, यहाँ पुट करो b की वैल्यू -6a, तो यहाँ पर जब -6a पुट करोगे, अच्छा ये -3a है तो ये +3 होगा, -6a प्लस 3a -3a प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां से फैक्टर करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू जो आएगी, a की ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू लेनी है, क्योंकि 1 नहीं, 1 से बड़ी लेने ही लेनी है, क्वेश्चन ने बोला है। तो a की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पुट कर दोगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो a की वैल्यू बेसिकली जो यहाँ से दिख रही है मुझे 2 दिख रही है क्लियरली, a की वैल्यू 2, तो b की वैल्यू कितनी -12 आ जाएगी। a और b की वैल्यू पुट कर दो, फंक्शन आ गया आपका। अब ये फंक्शन आ गया, इसका ग्राफ ड्रॉ करके, और y इज इक्वल टू -20 लाइन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करें आगे, तो इजीली एरिया निकल जाएगा ना। अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखें, ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, यहां पर देखो ना, इसको थोड़ा ना सिंप्लीफाई करके समझें तो ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाओगे इसको ना। देखो ना n की r की वैल्यू क्या है 0, जब r की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 11c 0, 11c 1, 11c 1, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 2, और जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 11c, यहाँ पर 3 आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 1 पुट करने पे 4 आ जाएगा, नीचे फिर 11c 5 आ रहा होगा, नीचे 6 आ जाएगा, 5 पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 11c कितना आ जाएगा आपका 5 2 10, 11 ही आ गया ना, अपॉन कितना हो जाएगा 10 + 12 हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ये आपको इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि ये कहीं ना कहीं सम ऑफ कोफिशिएंट हो रहा है। तो देखो ना ये 11c 0, 11c 3, ये तो किसके कोफिशिएंट में आते हैं, हमारे पास एक्सपेंशन होता है 1 + x की पावर n, तो n क्या है यहाँ पर 11, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर 11c 0, ओके, फिर 1 आ जाएगा ऐसे करके, प्लस 11c 1 x, 11c 2 x स्क्वायर, ऐसे करके चलता रहेगा ना। इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, और जब एक्सपेंड करेंगे, ठीक है ना,
जब यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे, अच्छा फैक्टोरियल और लगा लेना है नीचे, ये फैक्टोरियल आता जाएगा, ठीक है ना। एक्सपेंड करके इसका इंटीग्रेट कर लेना, एक बार इंटीग्रेट करना है आपको 0 से 1 में, इधर भी कर लेना है, ओके। और फिर एक और बार इंटीग्रेट करोगे, जब करोगे -1 से 0 में, 2 बार करना है इंटीग्रेट ना इसको, एक बार 0 से 1 में इंटीग्रेट करना है, एक बार -1 से 0, 2 इक्वेशन बनेंगे, उन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे आपको ये वाले रिजल्ट मिल जाएंगे। ये क्लास में कराया जाता है, ये तो स्टैंडर्ड जैसा बन गया एक्चुअली, ठीक है। तो आपको मैंने हिंट दे दी। अब इसकी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सी इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन द वेक्टर दिस। अच्छा, मतलब बी वेक्टर का प्रोजेक्शन जो होगा ए पर, उसको हमने बोला है सी वेक्टर, सी इज द वेक्टर, सी बी द प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर यानी कि वेक्टर, हमें इस वेक्टर का इस पर प्रोजेक्शन लेना है। तो देखो ना, मान लो बी वेक्टर का मेरे को ए पे लेना है, तो हम क्या करते हैं ना, जिस पे लेता है उसके साथ डॉट लेते हैं, नीचे कौन सा आता है, जिस पर हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका मॉड। अब मुझे इसको वेक्टर बनाना है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मुझे वेक्टर बनाना है तो यहां पर जिस पर हम लेते हैं उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो भी वैल्यू आएगी इसको बोलेंगे हम सी वेक्टर, ठीक है ना। तो बी डॉट ए करोगे अपॉन मॉड ए, अब इसको भी पता ही है आपको कैसे निकालते हो, ए अपॉन क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। तो सिंप्लीफाई करोगे सी वेक्टर मिल जाएगा। सी वेक्टर जो भी मिलेगा, ध्यान रखना सी वेक्टर में लैम्डा आएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप का रहेगा। अब फिर क्या करना है, ए प्लस सी कर लेना है, यहां से सी आ जाएगा, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे और उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, ओके। मैग्नीट्यूड तो बड़ा आसानी होता है लेना, मैग्नीट्यूड लोगे उसके इक्वल कर देना 7 के, यहां से आ जाएगा आपको लैम्डा, ओके। जब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो अब क्या बोलना चाह रहा है आगे, लैम्डा की वैल्यू आ गई तो ये वेक्टर मिल गया, बोला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय बी एंड सी वेक्टर। अच्छा, बी में अननोन था लैम्डा, लैम्डा यहां से आ जाएगा, देखो ना। अब बोल रहा है कि बी वेक्टर जो भी होगा और सी वेक्टर जो भी होगा उसका बीच में जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली बी क्रॉस सी कर देंगे ना, बी क्रॉस सी वेक्टर, इसका मॉड ले लेते हैं, ये होता है आपका एरिया, ओके। तो सी वेक्टर निकालना है, वहां से लैम्डा आ जा रहा है, लैम्डा आ गया तो सी वेक्टर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। यहां पर बोला है L1 एंड L2 टू लाइंस, ओके, टू लाइंस विच इंटरसेक्ट एट B, ओके। P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, ओके, देन वैल्यू ऑफ PB स्क्वायर, ओके। देखो मान लो भाई 2 लाइन है, ये तो आसान सा लग रहा है, एक लाइन ये हो गई L1, दूसरी हो गई L2, ठीक है ना। ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बोला है इन्होंने, B, ठीक है, B आ गया, ओके, आ गया B। अब पॉइंट ए बोला है कहीं पे, मान लो ये रहा, जिसके कोऑर्डिनेट 1 1 -1 दे रखे हैं, इससे L2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ये लाइन है आपकी L2, ये है L1, ठीक है ना। इसको क्या बोल दिया है, P, इफ P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू लाइन L2, वैल्यू ऑफ किसकी चाहिए मुझे, 26 अल्फा और PB स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए। तो अल्फा देखो ना यहां से आएगा, कैसे निकालना है भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, इसको इक्वल टू मान लेना लैम्डा, इसको मान लेना म्यू, नहीं हाँ अल्फा है ना ये, तो इसको लैम्डा के इक्वल, इसको म्यू के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू, इस वाले x के कोफिशिएंट, यहां से जो x की वैल्यू आएगी उसको इक्वल करोगे, यहां से y की वैल्यू जो आएगी, यहां से y की वैल्यू को इक्वल करोगे, यहां से z की जो वैल्यू आएगी, 3 इक्वेशन बनेगी, उन 3 में शुरुआत की 2 इक्वेशन सॉल्व कर लेना, क्योंकि लास्ट वाली इक्वेशन में तो यहाँ अल्फा और अननोन आएगा ना, आप इसको लैम्डा बोले हो, इसको बोले हो म्यू, तो लैम्डा और म्यू में 2 इक्वेशन बनेगी, x और y के कोफिशिएंट को इक्वल करके, ठीक है ना, x और y के टर्म को इक्वल करके उनको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, क्या मिल जाएगा, लैम्डा और म्यू मिल जाएगा। लैम्डा म्यू मिल गया तो इसकी हेल्प से ये आपको अल्फा मिल जाएगा, अल्फा मिल गया तो पॉइंट बी मिल गया। अब देखो ना, ये बोल रहा है इस लाइन पर प्रोजेक्शन आपसे बोल रहा है कि पी भी निकालें, बड़ा सिंपल है, देखो ना यहां से जैसे ही पॉइंट बी आ जाएगा तो मैं ए बी वेक्टर लिख सकता हूं, ए बी वेक्टर लिख सकते हैं हम लोग। तो ए बी वेक्टर मान लो, इसको मैंने ए बी वेक्टर को मैंने अभी बोल दिया, कोई और तो वेक्टर नहीं है ना, ए वेक्टर बोल दिया। अब ये जो लेंथ है ये क्या होगी, इस वेक्टर का क्या हो जाएगी, प्रोजेक्शन हो जाएगी ना, ठीक है ना, इस पे प्रोजेक्शन ले लेना है।
कैसे लेते हैं प्रोजेक्शन, अभी बताया मैंने मैग्नीट्यूड। क्या करना है, इसका और इस वेक्टर का और इस वेक्टर का पैरेलल कौन सा वेक्टर होगा, 2 0 अल्फा, यानी कि यहां पर हो जाएगा 2 0 अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, ये वेक्टर हो गया। तो इसका इसके साथ डॉट लेके इसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर लेना है। मान लो ये बी वेक्टर है, अब मैं लिख ही दे रहा हूं, तो ए का लेना है, तो ए डॉट बी, किस पे ले रहा हूं मैं, बी पे ले रहा हूं, तो बी का मैग्नीट्यूड आएगा जैसे ऊपर बताया, यही क्या हो जाएगी, लेंथ आ जाएगी इसकी, यही क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से जो लेंथ आएगी, यहां से जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाती है आपकी, 16 आ जाती है ना, ये 16 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट। अच्छा ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड हो गया ना, ये तो खत्म ही है क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, देखो ना ऐसे लिखा है, ये 3 एड जॉइंट, फिर -6 एड जॉइंट 3a, ओके, यहां भी ब्रैकेट नहीं, थ्री ऐसे लिखा है ना, ओके, यहां पे लग गया, यहां लग गया, ओके, आगे ऐसे लिखा है और यहां पे लिखा है डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट हो गया ना, इसकी वैल्यू दे रखी है 2 की पावर m प्लस n इंटू 3 की पावर m इंटू n। देखो बड़ा सिंपल है, आप LHS को सॉल्व करना है, दो प्रॉपर्टी लगनी है इसमें, एक तो मॉड ऑफ a की पावर n, ठीक है ना, सॉरी डिटर्मिनेंट है, ओके, और k टाइम्स ऑफ a, मान लो a मैट्रिक्स है और उसका k टाइम्स ऑफ a डिटर्मिनेंट लेना है। अगर मान लो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर भी बोला है, कितना 3 ऑर्डर है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, k की पावर जितने भी ऑर्डर है उसका ऑर्डर आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएगा, और a की पावर कितना आ जाएगा, a तो ऐसे ही रहेगा, ये मॉड से बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाता है। एक लगती है बच्चों एड जॉइंट वाली, एड जॉइंट ऑफ a हो और डिटर्मिनेंट लेना है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखते हैं, इसकी पावर n-1 आ जाता है। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, जैसे यहाँ 3 है तो 3-1 करेंगे 2 आ जाएगा वो। ये दो प्रॉपर्टी लग के ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा कर रहा हूँ, पहले देखो ये पूरी अपने आप में क्या है, एक ये मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है तो k कांस्टेंट आएगा, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 ऑर्डर की है ना, 3 आ गया। अब यहाँ बच रहा है एड जॉइंट -6 एड जॉइंट 3a, ऐसा बच रहा है ये इसका डिटर्मिनेंट। अब देखो ना इसके लिए ये एड जॉइंट ऑफ, ये मान लो ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है, तो अभी मैंने बताया इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा -6 एड जॉइंट 3a, इसका मॉड आ रहा है, देखो इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी n-1, तो 3 ऑर्डर है तो 3-1 2 हो गया, और यहाँ 3 की पावर 3। अब देखो ना ये फिर से मैट्रिक्स आ गई आपकी, ये और ये कांस्टेंट जैसा बन गया k वाला फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिर तो देखो -6 की पावर, पहले तो इसका देखना है केवल डिटरमिनेंट, तो -6 की पावर तो आएगा पहले 3, और यहाँ पे भी है 2, तो ये पावर -6 की पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 की पावर 3 पहले से चल रहा है, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, एड जॉइंट 3a, इसका डिटरमिनेंट बचेगा, और ध्यान रखना यहां पर ये बचा है, ओके, और इसकी पावर 2 पहले से। अब देखो ना फिर से ये प्रॉपर्टी लगेगी, तो यहां पर 3a मॉड लगाएंगे, ओके, तो यहां पर जो होगा वो n-1 आएगा, तो 2 आएगा और 2 पहले से है, ये 4 हो गया। अब देखो ना ये 3 की पावर, ये देखो ना यहाँ पे लिखा ही हुआ है मोस्टली, अब क्वेश्चन में बचा तो कुछ है नहीं। देखो यहाँ 3 की पावर पहले आएगा 2, 3 की पावर 3 और 4 वहां पे, तो 3 की पावर 12 आ गया, तो यहाँ 3 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 3 की पावर 6 हो जाएगा, और ये 2 की पावर कितना 6, या 3 की पावर 12 आ जाएगा, 3 इससे बाहर आएगा और 4 ऊपर है, तो 3 की पावर 12 आ गया, इनटू यहाँ पर a की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, a की पावर 4, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 हो जाएगा ना, ये तो देखो 2 की पावर तो हो गया 6, और यहाँ पर 3 की पावर कितना हो जा रहा है 21, 3 की पावर 21 ये आ जा रहा है। अब देखो ना क्या लिखा है, 2 की पावर m, 3 की पावर m इंटू, तो m इंटू n तो हो गया 21, और m प्लस n कितना हो गया आपका 10 हो जा रहा है ना, ये 6 और 2 सॉरी 6 और 4 10 हो गया, ये 10 है तो 10 हो गया। इन दोनों को
देखो ना, अब आप m और n की वैल्यू पुट कर लेना, m आ जाएगा आपको 7 और n आ जाएगा 3। देखो ना, ये 7 3 जा 7 3 जा बन गया ना, आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।